हेलो एंड वेरी बी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है जो कि अभी हाल ही में आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है OMR पैटर्न पर उनका एग्ज़ाम होना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भले ही ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर है, लेकिन आप कानपुर विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हों, या फिर MJPRU विश्वविद्यालय से हों, आगरा विश्वविद्यालय से हो, माँ सुकामरा विश्वविद्यालय से हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हो, या फिर रोहिलखंड विश्वविद्यालय से हो, तो लगभग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है। सबका सिलेबस सेम है और सब में रिपीटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। तो पहले प्रश्न की शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस पे पूछा गया है कि NaCl टाइप्स क्रिस्टल कैन बी कन्वर्टेड इनटू CaCl टाइप द क्रिस्टल बाय अप्लाइंग। तो हम हाई प्रेशर अप्लाई करके NaCl को हम CaCl क्रिस्टल में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च दबाव। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है हाउ मनी क्लोराइड आयन आर द सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन के आसपास कितने क्लोराइड आयन होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो क्लोराइड आयन की संख्या है दोस्तों वो 6 होगी। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो एग्जाम्पल किसका है, FCC का है, और क्लोज CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकेट का। ओके, तो इसमें हम अगर सिमिलर आयन देखें तो इसके सिमिलर आयन कौन कौन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 आयन पूछे गए हैं, तो इसके सफिक्स में सिमिलर आयन कौन कौन हो सकते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड था, अगर LiH का पूछा जाएगा तब भी कितना होगा, 6 ही इसका होगा। ठीक है, अगर इसमें आ जाए NaI का भी 6 होगा। KCl, RBI, RBF और PBS यानी लेड सल्फेट, तो इनका सबका जो क्लोराइड आयन की जो सोडियम क्रिस्टल में संख्या होगी वो 6 के आसपास होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 6 वाला ऑप्शन यानी C वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इन NaCl स्ट्रक्चर, NaCl संरचना में पूछा गया है कि क्या होता है। तो NaCl जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास दोस्तों ध्यान रखेंगे कि केवल अष्टफलकीय स्थल पर अधिशासी है, यानी ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट आर ऑक्युपाइड। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। NaCl हैज़ द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और FCC, जो NaCl के पास क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है और FCC होता है। ठीक है, NaCl हैज़ द 4 कैटायन और 4 एनायन, NaCl के पास 4 कैटायन और 4 एनायन होते हैं। NaCl ईच यूनिट सेल प्रेजेंट 4 एटम, NaCl के प्रत्येक यूनिट सेल में 4 एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये 3 बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि पाउडर एक्सरे तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, हम पाउडर तकनीकी का जो प्रयोग करते हैं वो क्रिस्टल संरचना के निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है कि क्रिस्टल जाली विवर्तन पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है। यहाँ पर आपको करेक्ट कथन बताना है। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा 5वें प्रश्न का वो हो जाएगा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोसेस ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी विवर्तन पैटर्न में समरूपता का केंद्र होता है। यही आपका कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए एलिमेंट सच एज ए कॉपर, यानी कि तांबे जैसे तत्व के एक्सरे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की 2 विशेषताएं क्या हैं। तो जो इसकी विशेषता है दोस्तों वो ध्यान रखेंगे, वो है मोनोक्रोमेटिक चोटियों और तरंग दैर्ध्य, यानी मोनोक्रोमेटिक पीक्स एंड वेवलेंथ। ऑप्शन ए इसमें केवल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 6वें प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्वर्टेड द विंस इंसिडेंट ऑफ ए प्लेन 2, 3, 4 इनटू द मिरर इंडिसेस, यानी समतल दिया गया है 2, 3, 4, इनके बीच का इनके जो
बीज सूचकांकों में मिलर सूचकांक में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न यहाँ पर है कि इन मिलर इंडिसेस फॉर द विंड इंसिडेंट 1:λ/4R। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों मुझे नहीं मिला है, फिलहाल आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे प्रयास करूंगा कि लास्ट में इसका आंसर भी बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि क्रोमियम धातु की इकाई सेल की 4 लंबाई जो कि है धार की लंबाई कितनी है, 287 pm। बीसीसी व्यवस्था के साथ परमाणु त्रिज्या का क्रम इसमें पूछा गया है, तो इसका जो क्रम हो जाएगा हम इसका कैसे निकालेंगे इन बीसीसी। अगर बात करें बीसीसी की तो यहाँ पर बीसीसी लैटिक का मान जो हो जाएगा, लैटिक का मान हो जाएगा R = √3/4। ठीक है, फिर इसका मान हम निकाल लेंगे R का मान, तो यहाँ पर √3 का मान हो जाएगा 1.73 इंटू, और यहाँ पर मान कितना दिया था 200 माफ़ कीजिएगा, R = 1.73 इंटू 287 अपान यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 124.27 pm। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ ए मेटल विथ क्रिस्टलाइंस इन बीसीसी लैटिक्स विथ यूनिट सेल। लेंथ दिया गया है कि 300 pm एंड मोलर मास दिया गया है 50 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान है टाउ = nm अपान n0a³। इस फॉर्मूले पर अगर आप इसको रखेंगे मान निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6.15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में एनिसोट्रॉपी देखी जाती है, तो एनिसोट्रॉपी किस में देखी जाती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इफ द ब्रैक्स एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज 30 डिग्री देन DHKL अपान लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा दोस्तों इसका जो मान आएगा वो आएगा लगभग 2 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया था कि एक आदर्श बीसीसी धातु क्रिस्टल के लिए समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉर एन आइडियल बीसीसी मेटालिक क्रिस्टल इज, तो इसका अगर आप मान निकालेंगे तो किस प्रकार से आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इस क्रिस्टल को ठीक इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें ये आपका पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां, ये 8 इसमें आपके जो हो जाएंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके, 8 करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा फॉर ए परमिटिव यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 × 1/8 = 1। इसमें करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था 19 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज फॉर द स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड विकास, यानी कि ठोसों की जो क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करने के लिए जो एक्सरे विवर्तन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं वो उनकी तरंगदैर्घ्य अंतर परमाणु की जो दूरी होती है उनके बराबर होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा क्वेश्चन, फिर भी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किसी बहुलक के आणविक द्रव्यमान के
निर्धारक की दो विधियां कौन सी हैं? तो इनमें जो दो विधियां पूछी गई हैं वो आपका हो जाएगा ए और बी, संख्या औसत आणविक द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान औसत आणविक द्रव्यमान, ये दोनों हैं। तो ए और बी आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। क्वालिटी थोड़ा सा आप 3 डॉट पे जा करके क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों वीडियो की, क्योंकि पेज ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है कि एक प्रबल अम्ल उत्प्रेरक पॉलीएस्टरीकरण अभिक्रिया किस कोटि की बलगति का पालन करती है? तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये जो पालन करती है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दो, यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रिया की कोटि बलगति का पालन करती है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है कि नायलॉन के धागे किसके बने होते हैं? तो नायलॉन के जो धागे बने होते हैं दोस्तों वो पॉलीएमाइड बहुलक से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड, यानी निर्माण की विधि के आधार पर बहुलक का वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बहुलक का वर्गीकरण आप किस प्रकार से कर सकते हैं? एज द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी योगात्मक और संघनन बहुलक के रूप में हम बहुलकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है कि किसी प्लास्टिक के लिए गर्म करने, नरम करने, ढलाने और ठंडे से कठोर करने की जो प्रक्रिया है वो दोहराई जा सकती है। इसमें किस प्रक्रिया में हो सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक इन दोनों में हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है द मोनोमर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 66R, नायलॉन 666 के उत्पादन में जो प्रयुक्त मोनोमर हैं उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे वो आपका हो जाएगा एटिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइमाइड के। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रबर केमिकली, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से प्राकृतिक रबर को प्रदर्शित करता है? तो प्राकृतिक रबर को जो प्रदर्शित करता है वो है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 28 जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस, यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है और रिएक्शन, अब इसमें बताना है कि इसका नाम क्या है। तो पहला यहाँ पर रिएक्शन देखिए I2 टेंस टू I स्टार, ठीक है। अब ये अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। ये चैन ट्रांसफर रिएक्शन है या फिर टर्मिनेशन है या प्रोपोगेशन है या फिर इनिटेशन है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ये चैन ट्रांसफर रिएक्शन है, ठीक है, चैन ट्रांसफर रिएक्शन, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और फिलहाल इस पर हम इस पेपर को या इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें तो लगभग दोस्तों 30 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि जब तक आप मैकेनिज्म क्रियाविधि जब आप समझेंगे पूरा क्रियाविधि का प्रोसेस तभी आपको समझ में आएगी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन या फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ पर प्रोसेस दिए गए हैं, अब आपको बताना है प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ स्टार दिया गया है, यहाँ से ये रिपीट हो रहा है दोनों चीज़ें, तो ये आपका प्रोपोगेशन हो जाएगा, प्रसार कहलाएगा। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर है 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ पॉलीसाइक्लोप्रोपेन, पॉलीक्लोरोप्रीन के मोनोमर का जो IUPAC नाम है वो क्या है? तो जो इसका IUPAC नाम है दोस्तों वो है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 जिसमें पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द यूज टू प्रोड्यूस द पॉलीसाइक्लोप्रीन कमर्शियली, व्यावसायिक रूप से पॉलीक्लोरोप्रीन उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के बहुलकीकरण का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? तो इसमें जो हो जाएगा पायस बहुलकीकरण, इमल्सन पॉलीमराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइजेबल नेचर ऑफ नियोप्रीन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नियोप्रीन की
क्रिस्टलीकरण योग प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। तो योग प्रकृति के लिए जो जिम्मेदार है वो है 1,4 ट्रांस स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि फ्री रेडिकल इंटेक्टर्स लाइक द बेंजोल पेरोक्साइड एंड AIBN आर रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि किस प्रकार के बहुलकीकरण के लिए बेंजाइल पेरोक्साइड और AIBN जैसे मुक्त मूलक प्रारंभों की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मुक्त मूलक बहुलकीकरण। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें है फॉर द फ्री रेडिकल चैन पॉलीमराइजेशन आर द गुड इंडक्टर्स। मुक्त मूलक श्रृंखला बहुलकीकरण के लिए जो अच्छे आरंभ करता है उनको क्या कहा जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, इनको क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बेंजोल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि द कैटालिस्ट यूज इन द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि समन्वयन बहुलकीकरण में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक हैं वो कौन सा है। तो उसका हम किसका प्रयोग करते हैं, जिगलर नाटॉउट कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द मेकिंग रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें से हम दोस्तों उपयोग कर रहे हैं पॉली एनिलीन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के स्थान पर कंडक्टिंग बहुलक का उपयोग करने से लाभ है। तो इसमें क्या लाभ है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 37 का सी, तापीय यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें लाइट वेट होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बी वाला होगा, लाइट वेट। ओके, धातुओं के स्थान पर कंडक्टिंग बहुलक का उपयोग करने से जो लाभ है वो लाइट वेट है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैकेलाइट। पूछा गया है कि बैकेलाइट है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों बैकेलाइट के सापेक्ष में यहाँ पर है जेल, गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जो बैकेलाइट है वो एक प्रकार का सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी वाला ऑप्शन। बैकेलाइट क्या है, बैकेलाइट इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर के बना होता है, और इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। चले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, जिसमें पूछा गया है कि द कलर परपोज बाय द डाई इज ड्यू टू। जो रंजकों द्वारा उत्पन्न किसके कारण रंग आता है। तो ये जो रंग देने का कार्य करता है वो कौन करता है, तो क्रोमोफोर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, जिसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट कॉन्जुगेशन इंक्रीजिंग इन डाई, यानी रंजकों में संयुग्मन बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा। जब हम रंजक में संयुग्मन बढ़ा देंगे तो उसमें प्रभाव ये होगा कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ कलर इज इंक्रीज करेगी। तो इसलिए इसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, गहरा रंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई, इनमें से डाई कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें मैथिल ऑरेंज या फिर ऑरेंज फर्स्ट, एनिलीन, येलो, ये सभी क्या है, ये सभी एक प्रकार के डाई के अंतर्गत आते हैं, डाई हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है, डाई के एक प्रकार हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि एलिजरीन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ डाई। एलिजरीन रंजक किस वर्ग से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये मॉडरेट डाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पर बेट डाई पूछा जाता, ठीक है, तो बेट डाई में इंडिगो आ जाता। अगर इसी में क्या पूछा जाता एजो डाई, तो एजो डाई में कांगो रेड आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल पूछा गया था एलिजरीन, तो एलिजरीन मॉडरेट डाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 43,
इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डाई, इनमें से बेसिक डाई के उदाहरण आपको बताना था। तो बेसिक डाई का जो एग्जाम्पल है वो है एलिजरीन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट डाई, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष डाई है। तो प्रत्यक्ष जो डाई है वो दोस्तों हो जाएगा आपका कांगो रेड और मेरिटियस येलो। तो इनमें से कांगो रेड यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डाई कहते हैं। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि फैलाव डिस्पेरेसिस डाई कौन सा है, विच ऑफ द डिस्पेरेसिस डाई। तो इनमें से दोस्तों जो सेलिटोन क्या है, एक प्रकार का डिस्पेरेटेड डाई है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि मैलेकाइट ग्रीन इज द डायरेक्ट डाई फॉर द सिल्क एंड वूल, इट इज प्रपोज्ड बाय द कंडरसिंग। ठीक है, इसमें है कि मैलेकाइट हरा रेशम और ऊन के लिए एक सीधा रंग डाई डायरेक्ट डाई है, ये किसके संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये तैयार किया जाता है, ध्यान रखेंगे, बेंजल्डिहाइड और डाईमेथिल एनिलीन के द्वारा, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर है क्लोरीमाइन टी इस, तो क्लोरीमाइन टी क्या है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कीटनाशक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। मार्फिन पूछा गया है, मार्फिन क्या है, तो मार्फिन किसके अंतर्गत आता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन एन एल्केलाइड्स, जो मार्फिन है एक प्रकार का एल्केलाइड्स है, ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर है आपका। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन दैट स्टेबलाइज द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि अंतःक्रिया के बल जो प्रोटीन चतुर्थ धातुक संरचना को स्थिरता प्रदान करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा डाइसल्फाइड लिंकेज जो है इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्धातुक संरचना को स्थिरता जो प्रदान करता है वो डाइसल्फाइड लिंकेज है, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, जिसपे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टालन अभिकर्मक के साथ धनात्मक दर्पण या परीक्षण देगा। तो टालन अभिकर्मक के साथ जो है धनात्मक परीक्षण कौन देता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ्रक्टोज और आपका ग्लूकोज, ये दोनों टालन रेजेंट जो है रिड्यूस करते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया था फेनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाई, उत्परिवर्तन की घटना किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। तो उत्परिवर्तन की जो घटना है दोस्तों वो सुक्रोज, यहाँ पर दिया गया सुक्रोज के द्वारा नहीं प्रदर्शित होती है, बाकी फ्रक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज ये देता है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। चले क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है कि रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए शुगर इज ड्यू टू, शर्करा के अपचयित करने वाले गुण किसके कारण होते हैं। तो इसके जो गुण है दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, उनको हम कहते हैं कि कार्बोनिल फंक्शनल और हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, यानी बी और सी दोनों इसमें आपके सही ऑप्शन होंगे। तो इसलिए आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद को पहचानिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है और इसका उत्पाद आपको बताना है। तो जब हम इसका ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO3 की उपस्थिति में करवाएंगे ऑक्सीडेशन इसका, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, COOH का होल 4, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा COOH, ये आपका क्या है, सक्सेरिक एसिड है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सक्सेरिक एसिड प्राप्त होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज तुरानोज क्या है। तो तुरानोज क्या है दोस्तों बताना है आपको, ओके। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसको क्या कहा जाता है, इसको तुरानोज कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 55 में कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया
ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति पुष्टि करता है? तो जो उपस्थित होते हैं 5 OH ग्रुप समूह उपस्थित होते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। कई बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न मैंने पहले भी हल करवा दिए थे। तो अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखे होंगे जो प्लेलिस्ट में है, तो आपको वहाँ से लगभग जो प्रश्न आए हुए हैं, लगभग मानकर चलिए कि 45% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, फेलिंग परीक्षण पर ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज ऑन द फेलिंग टेस्ट गिव। तो जब हम फेलिंग टेस्ट की बात करेंगे, फेलिंग टेस्ट की बात करेंगे तो ग्लूकोज हमें क्या देता है? रेड प्रिसिपिटेट, लाल अवक्षेप देता है। क्या देता है? लाल अवक्षेप प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज विल यील्ड। सुक्रोज के एक अणु के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जब हम सुक्रोज का क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो हमें 1 मोल ग्लूकोज का प्राप्त होगा और 1 मोल फ्रक्टोज का प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि पूर्वागम संबंध है। ठीक है, पूर्वागम का समूह का संबंध किससे है? तो इसका समूह है दोस्तों एंजाइम और प्रोटीन से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। एंजाइम ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर। इनमें से ईपीमर का एग्जाम्पल पूछा गया है कि ईपीमर का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो हैं ये ईपीमर्स के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, जो कि पूछा गया है ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस बाय बॉइलिंग एट विथ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ग्लूकोज को अगर व्यावसायिक रूप से हम इनका जल अपघटन 393 केल्विन ताप और दाब के तनु H2SO4 के साथ उबाल कर तैयार किया जाए तो हमें क्या प्राप्त मिलेगा, यानी हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें ये स्टार्च मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। निम्नलिखित में से कौन सी अपचाई शर्करा है? तो अपचाई शर्करा पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये क्या है? ये अपचाई शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी ये सभी जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट इन। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो किस में उपस्थित नहीं होता है? तो वो ग्लूकोज में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? CH2ON होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो कि पूछा गया है, थोड़ा सा प्रश्न पत्र क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कार्बोहाइड्रेट में वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो वो डी और एल से प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्यूटर आयन इज। ठीक है, ज्यूटर आयन पूछा गया है। तो ज्यूटर आयन क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकली नेचुरल होते हैं। जो ज्यूटर आयन होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमीनो एसिड विथ द नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप आर, यानी कि आध्रुवीय एलिफेटिक आर समूह वाले अमीनो अम्ल में से कौन से हैं? तो अमीनो अम्ल की संख्या में आर समूह वाले जो अमीनो अम्ल हैं उसमें शामिल है ग्लाइसिन, एनिलीन और ल्यूसीन। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज एन। पेप्टाइड बॉन्ड इनमें से पूछा गया है दोस्तों। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो हमेशा ध्यान रखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब हो जाएगा सहसंयोजक बंध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि ज्यूटर आयन मूव टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड व्हेन द प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ज्यूटर आयन
विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर किस इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है? तो ये किस की तरफ गति करेगा? तो ध्यान रखेंगे कैथोड की तरफ, ये कैथोड की तरफ क्या करेगा? गति करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसमें क्या पूछा गया है, विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो इनमें से हम आवेश का कोई प्रयोग नहीं करते हैं प्रोटीन के डीनेचुरेशन में। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पीएच परिवर्तन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और हीट, इनका उपयोग किया जाता है प्रोटीन के डीनेचुरेशन में, लेकिन हम आवेश का यानी चार्ज का उपयोग नहीं करते, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया था कि द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड इज डिफाइंड एज, एक अमीनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसको दोस्तों एट द पीएच वेयर द मॉलिक्यूल कैरिंग नॉट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, पीएच जहाँ पर अणु में कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है व्हेन द अमीनो एसिड एडालिन एलेनिन द आर ग्रुप ऑफ CH3 इज एडेड टू ए सोल्यूशन विथ pH 7.3, तो इसमें से जो एलेनिन है वो क्या होगा? वो एक कटायन के रूप में कार्य करेगा, या नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, या फिर ज्यूटर आयन होगा, या फिर एन एनायन होगा। तो इनमें से जो एनेलिन है वो क्या हो जाएगा? वो एक ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि द एंजाइम व्हिच कैटालिस्ट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन्स टू एमिनो एसिड्स, वह एंजाइम जो प्रोटीन के अमीनो एसिड में रूपांतरण को प्रेरित करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम कहते हैं प्रोटोएज। क्या कहा जाता है? प्रोटोएज कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि वैद्युत कण संचलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वैद्युत कण संचलन है इसका उपयोग हम अमीनो एसिड के विद्युत अपघटन, अमीनो एसिड के जल अपघटन, अमीनो एसिड के पृथक्करण और शुद्धिकरण के लिए करते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है कि एंजाइम आर बेसिकली, जो एंजाइम है वो मूल रूप से हैं, तो एंजाइम जो मूल रूप से हैं वो क्या है? पॉलीपेप्टाइड हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब होगा। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार का रिपीटेड प्रश्न रहा है, हर वर्ष से हर विश्वविद्यालय पूछता है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर है द गिवन कंपाउंड इज कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दिया गया यौगिक निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो ये जो है ये किसका घटक है दोस्तों? ये डीएनए का घटक है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही उत्तर है वो डीएनए होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, निम्नलिखित क्षारों में से कौन सा डीएनए में मौजूद नहीं होता है? तो इनमें से जो डीएनए में नहीं प्रेजेंट है वो कौन सा है? वो यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी एडानिन, गुआनिन और थाइमिन ये पाया जाता है डीएनए में, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। इस वजह से डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संरचना, यहाँ पर है द स्ट्रक्चर सो दैट ऑफ, ये स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है? वहाँ पर डीएनए दिया गया था, यहाँ पर बेस दिया गया है, तो बेस दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए न्यूक्लियोटाइड। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ये संरचना क्या इंडिकेट करती है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड को। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन डीएनए डबल हेलिक्स, यानी कि डीएनए के द्विगुलित में बंधों के निर्माण के लिए न्यूक्लियोटाइड का कौन सा भाग जिम्मेदार है?
तो इनमें से जो जिम्मेदार भाग है दोस्तों वो आपका है फास्फेट ग्रुप, फास्फेट समूह जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें है आइडेंटिफाई द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर टी ATG CC GATC। तो इसका मान क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार ये रिपीट हुआ है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा TACGGCTAG, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण नहीं देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो टालन टेस्ट हो जाएगा, टालन टेस्ट इसमें इस प्रोटीन की परीक्षण से संबंधित नहीं है, बाकी मिलियन और ब्यूरेट और निनहाइड्रिन ये तीनों प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण दर्शाते हैं। टालन एजेंट नहीं रिलीज करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर उत्तर सही होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 जिनमें पूछा गया है कि एंजाइम इनहिबिटर्स यानी कि एंजाइम अवरोधक हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो एंजाइम अवरोधक है वो किसके अवरोधक हैं, सब्सटेंस विच इनहिबिट एंजाइम एक्शन, पदार्थ जो एंजाइम की क्रिया को रोकते हैं यही एंजाइम अवरोधक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 जिसमें पूछा गया है कि अमीनो एसिड हैज़ द मिनिमम सॉल्बिलिटी एट। अमीनो एसिड में न्यूनतम घुलनशीलता होती है वो कितनी होती है। तो इनकी जो घुलनशीलता होती है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होती है, समविभव बिंदु आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि अमीनो एसिड में न्यूनतम घुलनशीलता क्या होती है तो इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर ऑप्शन में रहेगा तो वही आप क्लिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज। जो अल्फा हेलिक्स संरचना है वो प्राथमिक संरचना है या द्वितीयक संरचना है या तृतीयक संरचना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो अल्फा हेलिक्स संरचना है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके, 83 नंबर का बी आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 84 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 85 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्ड केस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा विकार प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आला पेपर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वजन घटना, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों की ताकत में कमी, ये सभी इंडिकेट करता है प्रोटीन की कमी को, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल है। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया में शामिल है वो है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें है कि रिएक्शन बिटवीन टू अमीनो एसिड इज व्हिच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। दो अमीनो एसिड के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन अभिक्रिया कहते हैं। माफ कीजिएगा, क्या कहलाता है, संघनन अभिक्रिया यानी कंडेंसेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपको पहचानना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि प्रोटीन ग्लूकोज के बहुलक है, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, यही आपका करेक्ट उत्तर होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एक ही कथन आपको पहचानना था, अगर सत्य कथन मिल गया तो बाकी सभी असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें है कि द बेसिस आर द हेल्ड टुगेदर इन ए डीएनए डबल हेलिकल बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, दीज बॉन्ड आर। क्षारों को हाइड्रोजन बंध द्वारा डीएनए डबल हेलिक्स के एक साथ रखा जाता है, तो ये बंध क्या कहलाते हैं। तो इन बंधों को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट यानी सह संयोजक बंध इनको कहते हैं। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है जिसमें पूछा गया है कि
रेमडेसिविर एक दवा कार्य करती है। तो ये दवा दोस्तों किस रूप में कार्य करती है, ध्यान रखेंगे। तो ये दवा हमेशा एंटीवायरल दवा के रूप में कार्य करती है, एंटीवायरल ड्रग। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर आपका है। क्वेश्चन नंबर 91 जिसमें पूछा गया कौन सा ब्रैग का सही समीकरण है। तो ब्रैग का सही समीकरण क्या है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो कहाँ है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा जो है ये आपका सही समीकरण इंडिकेट करता है ब्रैग्स के इक्वेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फा औषधियाँ औषधीय यौगिक हैं जिनमें क्या शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो शामिल होते हैं वो सल्फाइड ग्रुप शामिल होते हैं, सल्फाइड समूह प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें पूछा गया पैरासीटामॉल है। तो ध्यान रखेंगे जो पैरासीटामॉल है दोस्तों वो एक प्रकार का ज्वारनाशक औषधि है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली बार तो पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर और जो है पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है डाइजेपाम क्या है। तो डाइजेपाम दोस्तों किस रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे ये ट्रांसकोलाइजर के रूप में डाइजेपाम वर्क करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूडोवुडिन इज द डेरिवेटिव ऑफ। तो जूडोवुडिन जो है वो किसके डेरिवेटिव्स हैं। तो वो थायमिन, जूडोवुडिन जो व्युत्पन्न है वो थायमिन का व्युत्पन्न है। 95 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक औषधि क्या है। तो जो एनाल्जेसिक औषधि है दोस्तों वो रिड्यूसेस बॉडी पेन को दूर करता है, ठीक है, शरीर का दर्द कम करती है एनाल्जेसिक औषधियाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 थोड़ा सा क्लियर नहीं है जिसमें पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इज द क्रिस्टलाइन बेसिक द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर यूनिट। यानी कि माफ कीजिएगा दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिस्टलीय मूल दोहराव वाली संरचनात्मक इकाई। तो इसमें जो संरचनात्मक इकाई हो जाएगी तो पहला तो दिया गया मोनोमर, दूसरा अणु, तीसरा यूनिट सेल और परमाणु। तो क्रिस्टलीय मूल के दोहराव वाली संरचनात्मक इकाई जो होगी वो यूनिट सेल ही होगी। ओके ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा 97 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें है कि सल्फर एक्सैबिट इन द टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म एंड, यानी सल्फर दो बहुरूपी और में मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि समचतुर्भुज मोनोक्लिनिक या फिर समचतुर्भुज ट्राइक्लिनिक। तो इनमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समचतुर्भुज मोनोक्लिनिक, क्योंकि सल्फर दो बहुरूपी रूपों में मौजूद होते हैं, पहला तो समचतुर्भुज और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल संरचनाओं में ब्रेवियस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 14 होती है टोटल संख्या। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन ऑन एमॉर्फस। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस है। तो यहाँ पर ग्लास जो है ग्लास क्या है, ये अक्रिस्टलीय और एमॉर्फस है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक पेज जो है सीरीज में नहीं था उससे अलग है, ठीक है, जो कि है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 14, 15, 16 ये चार क्वेश्चन छूट गया था जो कि मैंने सॉल्व नहीं कराया बीच में। ये जो जिन्होंने PDF भेजा था उसमें जो है बीच में से एक पेज गायब था जो कि मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है। तो इसको भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें पूछा गया था कि एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में समरूपता का तत्व समान होता है, ये नियम किसका है। तो ये नियम दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री है, समरूपता की स्थिरता का नियम ये है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें है कि एक क्रिस्टलीय इकाई जिसकी इकाई कोशिका का आयाम जो है वो है A इज डज नॉट इक्वल टू B, B इज डज नॉट इक्वल टू C।
अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 19 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका जो मान होगा वो होगा ऑर्थोम्बिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रैग के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम जो अंतरलीय रिक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 λ/2। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें था कि ब्रैग्स इक्वेशन इज यूज डिटरमाइन, ब्रैग समीकरण का उपयोग किया जाता है क्या निर्धारण करने के लिए? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम एक्सरे की लंबाई का निर्धारण करते हैं ब्रैग्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक जाली की अंतरलीय दूरी का निर्धारण करते हैं, प्रकाश के आयतन कोण का निर्धारण करते हैं, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। तो आज की इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चन पूछे गए थे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, जो कि आज ही पेपर संचालित हुआ था, वो मैंने सॉल्व करा दिया है, यानी कि कल आज मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से रिपीटेड होंगे आपके एग्जाम में प्रश्न। बाकी दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन अभी आपको आंसर की नहीं मिली होगी तो आप लोग हमारे पास क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर की आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस क्लास का PDF अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन पेपर का तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।